तो आज का हमारा वीडियो वास्तविक संख्या के आधार पर जो लस और मस होते हैं, वास्तविक संख्या के आधार पर इससे पिछले वाले वीडियो में हमने परिमेय और अपरिमेय का वीडियो बनाया था। इसी में शामिल है लस और मस। तो देखिए, दो संख्याओं का मस जो होता है, मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोग के लस और मस अच्छे से आता होगा। तो दो संख्याओं को पहले मस पर विचार करते हैं हम लोग। तो जैसे हमने लिया यहाँ पे 16 और 24, तो इसका मस 8 आया है, ठीक है। और यही संख्या यहाँ पे 16 और 24 का लस जो है वो 48 आया है। तो पहले यहीं से हम लोग समझते हैं कि मस क्या होता है और लस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मस आया है, महत्तम जो आया है, तो ये जो महत्तम है 16 और 24 का जो महत्तम 8 आया है, तो ये 8 ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 8 अगर दोनों को विभाजित करेगा तो ये दोनों संख्याएं हैं और ये जो 8 है इस दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, ठीक है ना। तो ये गुणनखंड हो जाता है। अब देखिए इसका जो मस यानी कि इसको एचसीएफ जो बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये जो गुणनखंड यानी गुणनखंड को ही कॉमन कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि 8 ऐसी संख्या है जो 8 वह महत्तम संख्या है जो 16 को भी विभाजित करेगा और 24 को भी विभाजित करेगा। तो यानी कि आपको ये महत्तम संख्या मिल गया है। 8 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है, 9, 10, 11 जो भी है ना, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 16 और 24 दोनों को ही एक साथ में विभाजित करेगा, ठीक है। हाँ, 8 से नीचे हो सकते हैं, जैसे 8 से नीचे आप जानते हैं 4 भी है, 16 को विभाजित करेगा, 24 को विभाजित करेगा। 2 भी है जो 16 को विभाजित करेगा और 24 को विभाजित करेगा। लेकिन 8 ये महत्तम है, इसके बाद कोई संख्या आपको नहीं मिलेगा जो ये दोनों को विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग मस कहते हैं, महत्तम कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखें, क्योंकि ये जो महत्तम होता है ये इन संख्याओं का गुणनखंड होता है, मतलब कि इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा, अगर और भी रहते तो उसको विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जरा लसा पे समझे। तो लसा जो हमने लिया है 16 और 24 का, यहाँ पे 48 आया हुआ है। तो लस यानी कि पहले तो ये देख लें कि यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, और ये 16 24 जो हो गए वो खुद इसके गुणनखंड हो जाते हैं, है ना, गुणनखंड हो जाते हैं। देख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 48 एक ऐसी संख्या आया है जो 16 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो ये इस जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसका ये उल्टा सेंस दे रहा है कि ये यहाँ पे था कि इन दोनों संख्याओं का ये गुणनखंड था और यहाँ पे दे रहा है कि ये संख्याओं का ये गुणनखंड, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे जो इसका नाम है एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे लोएस्ट मतलब सबसे कम। तो देखिए इसका जो आया है 24 और 48, सॉरी 16 और 24 का जो लसा आया है 48, तो ये सबसे छोटी संख्या है। लोएस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। सबसे छोटी से 48 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं आएगा, जैसे आप 45 है, 44 है, ये सब संख्या कोई संख्या ऐसे नहीं आएगा जो 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। हाँ, 48 के बाद ऐसी बहुत सारी संख्या, अनगिनत संख्या हो सकते हैं जो 16 और 24 दोनों से कट जाएगा। जैसे कि आप 72 ही ले लें, है ना, तो 72 नहीं, 120 ले लें जो 16 से भी कटेंगे और 24 से भी कटेंगे, ठीक है ना। इस तरह से संख्याएं और भी बहुत सारे अनंत संख्या हो सकते हैं, लेकिन 48 से पहले कोई संख्या नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे 75 और 25 का जो मस है वो 25 आया है और इसका लस 150 आया है। इसके ज़रिए हम एक बात और बताना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि किसी दो संख्याओं का मस लसों को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी दो संख्या है उनके जो मस होते हैं लसों को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इनका मस 8 है और इन्हीं का लस 48 है, तो 8 से 48 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ठीक है ना। इनका मस देखिए 25 है और इनका लस देखिए 150 है, तो ये मस से लस पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, यानी कि 25 से 150 आपको पूर्णतः विभाजित होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके द्वारा जो निकाला गया मस और लसा है वो गलत है। आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि क्या हाँ गलती हुआ है, लेकिन ये श्योर है ना कि ये मस, दो संख्याओं का मस और लसा जो होता है पूर्णतः एक दूसरे को विभाजित करते हैं, मतलब लसा मस से लसा विभाजित हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मस लसों को पूर्णतः विभाजित करते हैं। इस आधार पर आपको क्वेश्चन भी हमने बनाया हुआ कि जैसे देखिए अगर कहीं से अगर लिखा रहे कि यदि दो संख्याओं का लस 30 है
तो उनका मसा क्या होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे कि यदि दो संख्याओं का लसा 30 है तो मसा क्या होगा। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, तो ऑप्शन में वही करेक्ट ऑप्शंस होंगे जो 30 को पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो 8 से तो कटता नहीं, 30 8 नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 6 से कट जाता है, यानी कि उन दो संख्याओं का लसा अवश्य ही कौन होंगे, सॉरी मसा 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये भी बात ध्यान रखें कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग एक और ऑप्शन कुछ है ना, किसी को हटा करके अगर यहाँ पे हमने 2 या कुछ और 2 शामिल कर दिया होता तो आप देख रहे हैं कि 2 से भी 30 कट जाता। लेकिन हमने पहले ही बताया कि लसा इतना तो मसा क्या होता है, तो मसा मैंने महत्तम, तो आपको इन ऑप्शंस में से महत्तम चुनना है कि जो महत्तम होगा ना। तो 2 अगर ऑप्शन में बाय द वे यहाँ पे 2 ही दे देता तो आप 2 को टिक आउट नहीं करेंगे, 6 को ही करेंगे, क्योंकि ये महत्तम संख्या है ना। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकते हैं डिस्टर्ब करने के लिए कि 2 ही संख्या दे देंगे जो आपको दोनों से ही डिवाइड होगा, तो आपको महत्तम चूज करना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके विपरीत में एक हमने क्वेश्चन लिया कि 2 संख्याओं का मसा इस बार दे दिया हमने 9, तो अब लसा क्या होगा। तो लसा वही होगा जो 9 जिसको विभाजित करेगा, यानी कि इनमें से इन संख्याओं में से किसका गुणनखंड 9 है, तो उसी को, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 36 का गुणनखंड 9 है, यानी कि इनका जो लसा होगा वो 36 होगा, ठीक है ना। और हमने देखे यहाँ पे 45 को भी शामिल किया, लेकिन 45 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लसा निकालना, तो लसा का मतलब क्या बताया हमने कि लोएस्ट यानी कि सबसे कम, तो सबसे कम ये दोनों में कौन है, ये है ना। तो इसी को हम लोग करेंगे, ठीक करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखें, आपको लोअर क्लास में ही ये पढ़ना था, ये स्टेटमेंट लस और मसा के बारे में कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके लस और मसा के गुणनफल के समान होता है ना। जैसे 2 संख्या हमने ए और बी के रूप में लिया हुआ है, तो आप ए और बी का जो गुना करेंगे तो इनके लस और मसा के गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल में दिया है कि 8 और 12 ए और बी के रूप में हमने चूज किया हुआ है, तो इनका मसा निकालेंगे तो 4 आएगा और लसा निकालेंगे तो 24 आएगा। अब जरा टेस्ट करें इस नियम को, तो आप देखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, अर्थात ए 2 संख्या हमने 8 और 12 लिया, तो 8 और 12 का गुणनफल, ठीक है ना। तो ये 8 और 12 का गुणनफल कितना आ जाता है, 96 आ जाता है। अब इनके लस और मसा गुणनफल टेस्ट करिए, तो लसा जो है 24 और ये 4 हैं, तो इनको भी गुणनफल करेंगे तो 24 चौके 96 आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मसा के बराबर आ जाते हैं। तो ये आपका एक नियम है ना, जो 100% सत्य है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मसा के गुणनफल के बराबर आते हैं। अगर आपके द्वारा ऐसा नहीं आता है तो मतलब आपने लस और मसा निकालने में कहीं फॉल्ट किया है, ठीक है ना। तो ये है। अब इसके आधार पर देखिए आपको क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे बन जाते हैं कि देखिए, जैसे इसका आपको यूज करना होगा, है ना। कैसे यूज करना होगा, देखिए क्वेश्चन रहेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है ना, और मसा दिया हुआ है, लसा निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पे सहयोग करेगा, आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। देखिए जैसे इसने क्या कहा कि 2 संख्या का गुणनफल 108 है, मतलब ए गुना बी है, 108 है, ठीक है ना। और मसा आपका 3 दिया है, लसा निकालना, तो हम इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ए गुना बी जो होता है लसा गुने मसा के बराबर होता है। तो ए गुना बी 108 है ना, और बराबर मसा जो है 3 है, और लसा को हमने x मान लिया है कि x को आपको निकालना है। तो x बराबर आप जानते हैं निकालना कि इधर 3 गुना करा, इधर आके भाग करेगा, तो 108 में भाग कर दिया, 36 आ गया, यानी कि उन दोनों संख्याओं का जो लसा होगा वो 36 होगा, ठीक है ना। आप टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए ना, एक संख्या आपको जो है लसा और मसा का गुणनफल 108 होना चाहिए ना, तो 36 और ये मसा 3, तो 36 से 108 होता है, सही है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद देखें लिखा है हमने कि 2 संख्याओं का, क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं का मसा 8 है और लसा 48 है, तो उनमें से एक संख्या हमने दिया, एक संख्या मतलब 2 संख्या जो आप ए बी और मानते थे, ए और बी, तो उनमें से ए और बी में से कोई एक संख्या 16 दे दिया है। तो दूसरी संख्या मतलब कि अगर ए मानेंगे तो बी निकालना है, बी मानेंगे तो ए निकालना, तो यही दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो देखिए स्टेटमेंट को फिर से हम लोग यहाँ पे फॉलो किए कि ए गुना बी बराबर होता है लसा गुना मसा, तो ए और बी में से मान लीजिए कि ए ही दिया हुआ है, बी हमको निकालना है, ठीक है ना, बी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 16 हमने लिखा और बी को गुना में लिखा, ठीक है ना, बराबर जो दिया था इसको, ठीक है। तो यहाँ से बी निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुना 8, अभी 16 इधर गुना कर इधर भाग कर जाएगा, तो कट के कितना गया, 24 आ गया, तो यानी कि दूसरी संख्या आपको 24 हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इस नियम पे आपको पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रख लें, है ना, ठीक है। अब देखिए इन सभी से थोड़ा सा हट करके
क्योंकि कुछ हमने लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य, वो क्या है कि जैसे दो लगातार संख्याओं का मसा एक होता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो लगातार संख्याओं का मसा या फिर लसा भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हमने लिखा हुआ है कि दो लगातार संख्याओं का मसा एक होता है और तथा उनका लसा उनके गुणनफल के समान होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे हमने दो लगातार संख्या 4 और 5 चुना हुआ है, 4 5 लगातार संख्या, इस तरह से आप 7 8 कुछ भी 10 11 चुन सकते हैं लगातार जो होगा। तो आप देखिए इनका मसा निकालिएगा ना, जैसे हमने यहाँ पे साइड में निकाल भी दिया है, तो आप मसा निकालिएगा तो एक पाइएगा। हमेशा कोई भी दो लगातार संख्या लगातार होनी चाहिए, ठीक है ना, लगातार इसका पालन करना चाहिए, लगातार होने चाहिए, तो आपको उनका मसा एक ही आएगा, ठीक है। और लसा के बारे में हमने लिखा कि उनके गुणनफल, लसा का मतलब उनके गुणनफल का अर्थ है कि ये जो दो संख्या है इन्हीं को गुना कर दीजिए तो वही लसा हो जाएंगे। जैसे देखिए हमने लसा यहाँ पे निकालने की कोशिश भी की है, तो आप किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सीधा आप डायरेक्ट गुना कर पाएंगे, तो यही लसा होता है। तो इसलिए हमने शॉर्ट में लिखा कि आपको लसा जो होगा उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लसा निकाल रहे हैं, तो 4 और 5 का जो गुना होगा, 4 5 20, तो 20 ही इसका लसा कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे किस तरह से पूछे जाते हैं, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा दो लगातार संख्या ए और बी है, तो उनका मसा क्या होगा, है ना। तो हमने ये तय कर लिया है कि दो लगातार संख्या कुछ भी हो, ए बी हो, एक्स वाई हो, 4 5 हो, 7 8 हो, कुछ भी हो, उनका मसा हमेशा एक ही होगा। तो ए और बी के रूप में लिखा लगातार संख्याओं का, तो इनका मसा ऑप्शन कुछ हमने बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और लसा के बारे में हमने लिखा कि इनका गुणनफल, तो देखिए दो लगातार संख्या अगर ए और बी है तो इनके लसा कौन होंगे, तो आपके कुछ ऑप्शंस बनाए हुए हैं, लेकिन इनके लसा जो होंगे ए और बी के गुणनफल मतलब ए बी के बराबर होगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ लगातार होते हैं, जैसे ये दो लगातार संख्या था। अब दो लगातार सम संख्या की बात करें, तो आप सम संख्या जानते हैं कि वह संख्या जो दो से भी पूर्णतः विभाजित होता है, सम संख्या कहते हैं। तो वैसे ही हमको दो लगातार लेना, लगातार सम संख्या का अर्थ है जैसे 2 4 6 8 लगातार चलते हैं, तो जैसे 8 के बाद 10 ही आएगा ना, लेकिन 8 के बाद अगर 14 ले लेते तो 8 और 14 दोनों सम संख्या हो सकते हैं, लेकिन लगातार सम संख्या नहीं है ना। लेकिन 8 और 10 का लेना लगातार सम संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसे में दो लगातार सम संख्याओं को लीजिएगा तो मसा हमेशा आप 2 पाएंगे, ठीक है ना, मसा हमेशा 2 पाएंगे। एक और हमने लगातार लिया कि 16 18 जो है उसका मसा आप निकाल के देख सकते हैं, मसा हमेशा 2 पाएंगे। तो यहाँ पे लसा की बात होता था कि चलिए मसा 2 हो गया, लसा क्या होगा, तो लसा इस जगह पे डिफाइंड नहीं होता, लसा आपसे पूछेगा भी नहीं, अगर कहीं पूछता है तो आप नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर कह दे कि दो लगातार सम संख्याओं का लसा क्या होता है और कुछ ऑप्शन उसमें दिया रहे और एक दिया रहेगा अपरिभाषित, तो आप अपरिभाषित ही मारेंगे, क्योंकि आप देखिए ना लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार सम संख्या है, तो यहाँ पे जो आप लसा निकालिएगा तो यहाँ पे जो लसा आएगा वो आपका 40 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लसा निकालिएगा वो आपका शायद 144 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, लेकिन मसा में परिवर्तन नहीं आएगा, मसा यहाँ भी दो यहाँ भी दो, आगे और भी कुछ लेंगे लगातार सम संख्या तो वो 2 ही आएगा। तो आपका मसा डिफाइंड है 2 के रूप में कि 2 ही होगा, लसा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला जो हमने लिया है वो लगातार विषम संख्या लिया है। तो लगातार विषम संख्या आप जानते हैं, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न होते हैं, तो जैसे 3 5 है लगातार है ना, 11 13 है, लेकिन 3 और 11 लेंगे, ये दोनों विषम ही संख्या लेकिन लगातार नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लगातार का, ठीक है। तो लगातार विषम संख्या का मसा सदैव एक होता है, आप निकाल करके देख सकते हैं इस विधि से, है ना, या और भी विधि जानते हो तो एक ही आएगा, ठीक है। और लसा यहाँ पे डिफाइंड हो जाता है, लसा जो होगा ये इन्हीं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 3 5 11 13 तो मसा तो एक हो गया, लसा इनके गुणनफल के ही बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन के रूप में हमने इसको लिखा हुआ है कि ए और बी दो लगातार विषम संख्या हो तो इनका मसा तथा लसा क्रमशः क्या होगा। तो ए और बी लगातार विषम संख्या है तो मसा तो एक होगा, लसा इनके गुणनफल, तो ए और बी के गुणनफल क्या होता है, ए बी होता है, तो ये मसा होगा और ये इनका लसा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए आप जानते हैं 2 आभास संख्या, आभास संख्या वो होते हैं जो एक और अपने आप से ही कटते हैं, बाकी किसी से नहीं कटते हैं ना, यानी कि कह सकते हैं जिनका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो उसे आभास संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटते हैं आभास संख्या कहलाते हैं। जैसे कि देखिए हमने लिखा हुआ है
है ना। तो यहाँ पे देखिए लगातार रहे या ना रहे, लगातार लिखना, लगातार को मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी दो आप जो है आभास संख्या लेंगे तो उनका म स सदैव एक आएगा और ल स उनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे 7 और 5 7 यहाँ पे लगातार लिया हमने, लेकिन 5 और 13 ये लगातार नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं कि लगातार में भी और जो लगातार नहीं है उनमें भी म स एक होता है और ल स इन्हीं के गुणनफल के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस आधार पे अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे कि दो आभास संख्या x और y है ना, x और y है, तो म स क्या होगा, तो 1 होगा, है ना, कुछ भी रहे 1 होगा, और ल स क्या होगा, तो उनके गुणनफल तो x और y के गुणनफल हो जाएंगे xy, है ना। तो इस तरह से आप सेट कर लेंगे, ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। अब देखिए एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं में एक संख्या शून्य हो, है ना, जैसे a लिया और 0 लिया, ठीक है, तो इनका लस और मस क्या होगा। तो यहाँ पे लस और मस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मस वह संख्या होता है, हमने शुरू में ही बताया कि मस वह संख्या होता है, ये दोनों संख्याओं का मस वह संख्या होता है जो इसको भी विभाजित कर देगा और इसको भी विभाजित कर देगा। तो इसका मतलब होगा कि a होगा, a से a भी विभाजित हो जाता है और a से 0 भी विभाजित होता है। देखिए 0 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से, दुनिया की कोई भी संख्या से विभाजित हो जाएगा ना, 0, यानी सदैव 1 से भी इसको विभाजित हो जाएगा 0 बार में, 0 को अगर दूसरे से विभाजित करेंगे तो 0 बार में विभाजित हो जाएगा। 0 को कोई भी संख्या से आप विभाजित करना चाहेंगे, 100 से कितना से भी विभाजित करना चाहें तो 0 विभाजित हो ही जाता है, ठीक है ना। तो 0 बार में ही विभाजित होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने a और 0 के रूप में, दो संख्या a और 0 के रूप में लिया है जिनमें एक संख्या 0 है, तो इनका मस, तो मस आप जानते हैं कि मस वह संख्या होता है जो इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा। तो ये कौन संख्या, a है जो a को विभाजित कर जाएगा, और 0 तो किसी भी से विभाजित हो जाता है तो a हो जाएगा ना, लेकिन लसा जो होगा हमेशा 0 होगा, ठीक है, लसा हमेशा 0 होगा, है ना। इस आधार पर देखिए जैसे 3 और 0 है तो आप जानते हैं इसका मसा, तो वह संख्या जो इसको विभाजित करेगा और इसको विभाजित करेगा, तो इसको विभाजित कौन करेगा, 3 करेगा, इसको भी 3 करेगा, तो 3 मसा हो जाएगा और लसा हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।